बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है पाँचों की पाँचों अहम तरीन स्टोरीज़ हैं। कल क्योंकि मैं कुछ निजी मसरूफियात की बुनियाद पे वीडियो नहीं कर सका तो बहुत सारी स्टोरीज़ फिर जमा हो जाती हैं। एक तो आपने थंबनेल पे देख ली, वो तो बड़ी कड़ाकेदार और धमाकेदार किस्म की स्टोरी है। और दूसरी स्टोरी जनाब ये है कि ये कल प्रेस क्लब में क्या हुआ, प्रेस क्लब में क्या वाक़या हुआ, किसने किसको थप्पड़ मारा और क्यों मारा और क्या वजह क्या थी और कौन था और क्या इसकी वजूहात क्या हैं, ये है। और दूसरा जनाब, नवाज़ शरीफ साहब के डॉक्टर शाल हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आईं, जिनकी ओपिनियन आई और वो लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट भी हो गई। और जनाब वो जो सारा कुछ मेडिकल रिपोर्ट या मेडिकल ओपिनियन, उस डॉक्टर शाल को धमकियां किसने दी, उस डॉक्टर शाल को गालियां किसने दी, ये बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है और इस पे बात करनी है। और एक और तब्दीली सरकार ने, तीसरी खबर ये है कि नवाज़ शरीफ के हक़ में अदालत में एक बहुत बड़ी गवाही दे दी। वो क्या चक्कर है, इस पे बात करनी है। ये नोशकी और पंजगोर में क़यामत टूट पड़ी है। पांचवी खबर ये है, ये क्या चक्कर है, क्या मसला है, हो क्या रहा है, असल में क्या मसला था और क्या किस किस्म की सूरत हाल हुई, ये इस पर बात करनी है। जनाब आ जाएं पहले प्रेस क्लब की ख़बर पे। और मैं समझता हूँ कि ये प्रेस क्लब की, ये आपके सामने वो वीडियो भी चल रही है कि जिस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक साहब दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं। थप्पड़ मारने वाला कौन है और थप्पड़ खाने वाला कौन है, इसमें यह है कि जनाब बात यह है, प्रेस क्लब के इलेक्शंस हुए। उन इलेक्शंस में एक ग्रुप मुबैना तौर पर कंट्रोल टावर का भी ग्रुप था, ठीक है, उस ग्रुप को शिकस्त हो गई। अच्छा, अब बहुत सारी बातें हैं ना, तब्दीलियां तो बहुत जगहों पे आ रही हैं ना। उस ग्रुप को शिकस्त हो गई, जब शिकस्त हो गई तो फिर वो जनाब उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। धांधली का इल्ज़ाम लोगों कहा जी धांधली का इल्ज़ाम तो अब तब लगाएं जो को 150 का फ़र्क हो, ये तो बिल्कुल 50% का फ़र्क है। अच्छा, फिर बहरहाल वो एहतजाज हुआ वहाँ पर, उस एहतजाज में बड़े नारे बुलंद हुए। उन नारों में जनाब वो जो नौ मुंतखब सदर थे अनवर रज़ा साहब, वो जो है ना उनको थप्पड़ लगा। और थप्पड़ किसने मारा, ये वहीद डोगर ने मारा। वहीद डोगर वही टाउट है, किन का टाउट है वो आपको अच्छी तरह से मालूम है, जो जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजार था। अब तो समझ आ गई होगी ना आपको ना। वही टाउट है कि जब वहाँ पर जनाब हमला होता है अहमद नूरानी साहब पे, और ये लड़कियों के भाइयों वाला किस्सा यही वही डोगर ही घटते हैं, ठीक है। तो ये वही टाउट हैं साहब, और इन टाउट ने उनको थप्पड़ मारा अनवर रज़ा साहब को, जो कि 9 मुंतखब सदर थे, जो 9 मुंतखब सदर हैं नेशनल प्रेस क्लब के इस्लामाबाद के। तो वो ये सूरत हाल है। हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल एक कुछ ट्वीट किया कि जी ये वही डोगर ने नहीं मारा, ये जिनका टाउट है उन्होंने मारा, इस तरीके से। तो मैंने उनसे बात भी की। आसिफ बशीर चौधरी साहब, आपको पता है आसिफ बशीर चौधरी साहब वही बहादुर इंसान है, बहादुर सहाफ़ी हैं कि जिन्होंने पिछले दरवाजे से, याद है ना जब नवाज़ शरीफ साहब का केस था, और नवाज़ शरीफ साहब मुतादिद बार उनका रेफरेंस भी दे चुके हैं अपनी तकारीर में कि वो पिछले दरवाजे से, जो जजेस के पिछले दरवाजे से घुस रहे थे एहतसाब अदालत में, और आसिफ बशीर चौधरी साहब ने उनको जनाब बेनकाब किया। और पूछा, जब वो वापस आए तो उन्होंने पूछा कि जी जज साहब से आपकी मुलाकात कैसी रही, तो फिर वो मुंह छुपा रहे थे फाइलों से, वो जवाब देने के काबिल नहीं थे। ये हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब, ठीक है ना। और ये हमारे दोस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी भी हैं। तो इन्होंने भी कुछ इस तरह की ट्वीट्स की। तो मैंने कहा कि चौधरी साहब आज तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं। उन्होंने कहा नकवी साहब क्या करें, ये हालत ये है कि ये प्रेस क्लब को सील करना चाह रहे हैं, ये प्रेस क्लब पे कब्ज़ा करना चाह रहे हैं, ये हालात हैं। अच्छा खैर, आसिफ बशीर चौधरी साहब ने एक बड़ा एक लाइन लिखी, और वो ये लिखी कि जो लोग प्रेस क्लब के इलेक्शंस में मुदाखलत करने से बाज नहीं आते, तो आपको क्या खुशफहमी है कि वो
2023 या अगले इलेक्शन जब भी हो उसमें मुदाखलत से बाज आएंगे। ये बहुत मेरे लिए भी बड़ा लम्हा फ़िक्रिया थी। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी पिछले दिनों में एक ट्वीट देख रहा था, हामिद मीर साहब भी उन्हीं की फेवर में ट्वीट कर रहे थे कि जो मुबैना तौर पर कंट्रोल टावर का सपोर्ट किया हुआ वो ग्रुप था, तो मोतीउल्लाह जान साहब ने उनके ट्वीट के जवाब में उनको कुछ यानी कि तनकीद का निशाना भी बनाया। तो हामिद मीर साहब ने फिर जवाब दिया, तो खैर उनका आपस में इस तरह से चलता रहा सिलसिला। तो कुछ दोस्त उनके, मतलब मीर साहब के दोस्त हमारे भी दोस्त हैं, कामन दोस्त हैं, और मीर साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं क्योंकि उनकी बहुत सारी खिदमात भी हैं। लेकिन वो दोस्त जो है ना, उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की। मेरी आदत ये है कि जब कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात करे और फिर मना ना करे तो मैं कर देता हूँ, और नाम ना लेने की शर्त पर, ठीक है ना। और वो कहे कि जी बिल्कुल ये नहीं करनी तो फिर उसमें, लेकिन उन्होंने नाम ना लेने की शर्त पे उन्होंने मना नहीं किया। तो मेरी आदत है मैं पूछ लेता हूँ, तो वो उनके भी दोस्त हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है कि तो मीर साहब ने भी इनको सपोर्ट किया था एक तरह से। तो उन्होंने कहा जनाब मीर साहब आजकल कोशिश कर रहे हैं अपनी वापसी की, तो ज़ाहिर है फिर आगे आप समझदार हैं। फिर मैं चुप कर गया। मैंने कहा चलें ठीक है, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात हल करे। तो खैर अब उसके बाद आ जाए जनाब, मैं वो आता हूँ कि जनाब आर्मी चीफ साहब ने ख़ुद एक्सटेंशन मांगी थी वज़ीर आज़म साहब से। ये बड़ी धमाकेदार किस्म की खबर है। लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर्स को ये धमकियां कौन लगा रहा है, ये गालियां कौन दे रहा है? भाई ये सुने ज़रा। नवाज शरीफ साहब के डॉक्टर ना फयाज शाल साहब, उन्होंने ओपिनियन भेजी, अपनी मेडिकल ओपिनियन, और वो ओपिनियन लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट हो गई। और जनाब वो जो है ना उसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि जी अभी वो आने के काबिल नहीं है, और उन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया। अब उसके साथ ये जना शाहजेब खानज़ादा साहब ने उनके बेटे हुसैन नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया। उन्होंने बहुत ही धमाकेदार किस्म का इंकशाफ किया। इंकशाफ आप पहले सुने, फिर उसके बाद में बात, क्योंकि जल्दी मैं अपना तबसरा करके हर खबर से गुजरूंगा। खबरें ज़्यादा है ना, 5 खबरें हैं, ये आप सुन लीजिए ज़रा। पहले राब्ता जो है उनसे किया गया डॉक्टर शॉल से, इंतहाई बदतमीजी के ऊपर और गाली गलोच के ऊपर मबनी जो है ना इनको ईमेल लिखी गई हैं उनके ईमेल पे, जो कि उनके, बल्कि काश के अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं जो है अपना जो उनका कांटेक्ट था उस पर स्याही फेर के जो है ना ये जो है ना अपना पेश करता वहाँ पे। लेकिन शायद ये अदालत को मंजूर ना होता इस तरह। वो वहाँ से उनकी ईमेल लेके, उनके जो है ना दीगर कॉन्टैक्ट लेके इंतहाई फजूल किस्म की जो है ना हेट मेल उनको भेजी गई है, उनसे बदतमीजी की गई है, उनसे जो है बदजुबानी, बदकलामी और गाली गलोच की गई है ना उनके साथ, एक प्रोफेशनल के साथ। और जो है ना उन्होंने बाकायदा जो है ना इस चीज की शिकायत की है जो ना हम लोगों से। और ये किसने करवाया है जो ना, किसको जो है ना अपना बहुत सा जो है ना ये क्या कोई ऑफिशियली किसी ने किया है, किसने किया है ये डॉक्टर शॉल के साथ जो आप बात कर रहे हैं? किसी ऑफिशियल ने किया है या किसने किया है? मेरा ख्याल है सर कि शायद जो है ना अपना ऑफिशियल होने की कसर रह गई है, बाकी इससे कम नहीं है। आप यानी मैं बल्कि आपसे नहीं, मैं किसी से भी है ना एक जो ना न्यूट्रल बंदे से, आप जो ना अपने एक साफी हैं, मैं किसी अपने न्यूट्रल बंदे से ये सवाल पूछूंगा कि किसको बोझ हो सकता है डॉक्टर शॉल के साथ जो कि एक प्रोफेशनल है? कौन जो है ना अपना जो फ्रस्ट्रेशन है अपनी और गुस्सा है अपना वो एक प्रोफेशनल के ऊपर निकालेगा? ये जो है उन्होंने बाकायदा जो है ना हमें शिकायत की इस बात की कि बहुत ही तौहीन आमेज और बदतमीजी से लबरेज खतूत और जो ना ईमेल्स न जाने क्या क्या जो है उन्हें भेजा गया है एक रिपोर्ट लिखने के ऊपर। एक प्रोफेशनल के साथ जो है ये सलूक किया जाता है, मतलब ज़ाहिर अफसोस की बात है ये कतई। जनाब ये आपने सुन लिया कि डॉक्टर शाल को किस तरह की मेल्स जा रही हैं, डॉक्टर शाल को किस तरह की धमकी आमेज और गाली। ये वही वाली बात है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई अगर बिलफर्ज साथ आप देख लेना कि ये जो रविश बन चुकी है ना, ये इंतहाई ख़तरनाक रविश है। ये कोई डॉक्टर रिपोर्ट दे आप उसको गालियां दें, ठीक है ना, कोई क्लीन चिट दे किसी को आप उसको गालियां दें, कोई कुछ भी, अब बहुत सारी हद तक ना। और ये अखलाकियात, मैं आम तौर पे कहता होता हूँ कि मईशत संवर जाएगी, संभल जाएगी। ये जो बाकी बिगाड़ आया है ना सारा कुछ, ये भी हो सकता है संवर जाए, संभल जाए। अखलाकियात का जो बेड़ा और सत्यानाश किया है ना माज़त के साथ कप्तान ने, और नई नस्ल की अखलाकियात की, इसका सदियों तक हम खमियाजा भुगतेंगे, ये आप याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि एक डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, उनका क्या कसूर है?
उन्होंने अगर रिपोर्ट दी है, ओपिनियन अपनी दी है, आप उनको गालियां दे रहे हैं। इससे पहले आपने देखा वो साकिब निसार साहब की जो ऑडियो का वो आया, उन्होंने उस फार्म के मालिक ने भी कहा कि मुझे भी गालियां इस तरीके से और धमकी आमेज़, तो ये सारे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी हमें भी इस तरीके से गालियां दी गई और धमकी आमेज़ मुझे कॉल्स आई और मुझे धमकी आमेज़ मेल्स आई और इस तरीके से। तो ये क्या कहाँ जा रहे हैं? आप पाकिस्तान के अंदर भी हो, इंपोर्टेड यूथिया हो या इंडिजिनस यूथिया हो, दोनों की जहनीत बराबर है, तो वो यूथिया ही रहता है, उसमें कभी तहजीब याफ्ता नहीं बनना। कोई वो मतलब ये कोई तमीज़ है कि किसी के साथ इख्तलाफ करें हज़ार। मुझे याद है यहाँ चुगताई लैब था, ये कौन सा लैब था जो उनकी लेबॉर्ट्री के नवाज शरीफ के टेस्टों के ऊपर जाके किसी ने जो है ना गंदी गालियाँ लिख दी थी। तो वो पता नहीं लेबॉर्ट्री में भी कोई यूथिया होगा, तो उन्होंने जनाब वो बाद में बड़ा रोला पड़ गया कि ये एक्सेस किसके पास थी। ज़ाहिर ये कोई लेबॉर्ट्री में तो वो बहुत सारा फिर उसके बाद वजाहतें देना पड़ी और तो ये जो रविश है ना, ये बड़ी ख़तरनाक रविश है। आ जाए जनाब कि नवाज शरीफ साहब के बहुत ही करीबी साथी हैं, ये जो मैंने थंबनेल पे, आपको बड़ा इंतज़ार होगा, ठीक है ना। नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी हैं, उनका नाम है इरफान सिद्दीकी साहब। कालम निगार भी हैं, उस्ताद भी हैं, बहुत अच्छे लिखारी हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, अब सेनेटर भी हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। उन्होंने कहा है कि उस वक़्त के आर्मी चीफ जनाब जनरल रहील शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब, उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से ख़ुद एक्सटेंशन मांगी थी। अच्छा, ये बात मुझे अपना सिद्दीकुल फ़ारूक साहब, मेरे साथ काफ़ी अर्सा पहले उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी ये बताया था कि रहील शरीफ साहब ने ख़ुद एक्सटेंशन मांगी थी। अलबत्ता उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट का नहीं कहा, उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन मांगी थी, ठीक है ना। इन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि जनाब वो ख़ुद एक्सटेंशन मांगी थी और नवाज शरीफ साहब ने ना कर दी थी, और जब उन्होंने ना की तो फिर उसके बाद उनको भुगतना पड़ गया। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे तफसील से बताया था सिद्दीकुल फ़ारूक साहब ने कि बड़ी मुश्किल से, बाकी कुछ रहनुमाओं ने भी और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया कि जी उसके बाद हमने जो है ना वहाँ बात की सऊदी अरब में उनकी जनाब वहाँ पे उनको अकामोडेट करने के लिए, तब उन्होंने कोई जान छोड़ी हमारी, और तब उसके बाद जो है ना वो रिटायर हुए, उन्होंने अनाउंस किया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लेना चाहता, और इसमें ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद वो दूसरे धरने भी जो जब अरेंज कराए गए या किए गए या जिस तरीके से भी, तो एक चीज़ पे मुझे बड़ा इख्तलाफ है, और वो इख्तलाफ ये है कि आज इरफान सिद्दीकी साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं और उस्ताद भी हैं और बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं, बहुत अच्छे लिखारी भी हैं। ये बात जो है ना उसी वक्त करनी चाहिए। ये बात अल्लाह बख्शे जैसे मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने उसी वक्त बात कर दी थी ना। खैर, मुशाहिदुल्लाह खान साहब से अपनी वो पोस्ट भी चली गई, मिनिस्ट्री भी चली गई थी, कोई मसला नहीं है, लेकिन तारीख़ में याद रखे जाएंगे वो कि भाई जो है ना उसी वक्त ये बात कर देनी चाहिए। हालांकि उनको नवाज शरीफ साहब ने फ़ारिग किया था, और आज वो बहुत सारे लीडरान कहते हैं कि उनको फ़ारिग नहीं करना चाहिए था। आज बहुत सारे नून लीग के करता धरता और बड़े कहते हैं कि परवेज़ रशीद साहब को भी फ़ारिग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये चीज़ें ना ये बहुत पछतावे का सबब बनती हैं। उसी वक्त कहना चाहिए था कि जनाब ये हमारे साथ जो ये सब कुछ हो रहा है, ये रहील शरीफ साहब ने चूंकि एक्सटेंशन मांगी, हमने दी नहीं इस वजह से, और ये कैटेगोरिकल मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को कह देना चाहिए था। ये बहुत बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद पता चलता है कि इस तरीके से जो है ना कौन किस तरीके से चल रहा है और कौन किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है। ये बहुत बड़ी जो है ना अजीबो गरीब सी सूरत हाल होती है। वो सबको पता है, तमाम यही कह रहे हैं कि उन्होंने ये किया था। फिर उसके बाद सऊदी अरब को मिन्नत समाजत की गई, उन्होंने वहाँ पे अकामोडेट किया और यहाँ से इनको फारिग करके तो फिर उसके बाद बाजवा साहब आए थे। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाएँ जनाब अगली खबर पर कि अपना ये नोशकी और पंजगोर में क्या हो रहा है। बहुत ही अफसोसनाक है, ये इतना अफसोसनाक है कि इसकी जितना भी अच्छा मैंने ट्वीट भी किया है और मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक पाक फ़ौज के शहीदों को सलाम करने का ताल्लुक़ है ना, जहाँ पे इस मिट्टी के इस वतन के शहीदों को सलाम करने का, वो हमारा सबका फ़र्ज़ है। हम एक बार नहीं, हम 1000 बार सलाम करते हैं और वो लायक सलाम हैं। ठीक है ना, वो इस अपनी हमारी हिफाजत के लिए, इस मिट्टी की हिफाजत के लिए, वो सारी बातें ठीक हैं, ठीक है ना, उसको साइड पे रखिए।
लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? ये नौशगी और पंजगोर में जो वाक़या हुआ, एक तो पहली बात यह है कि दहशतगर्दी का इतना बड़ा वाक़या हुआ, कुछ लोग तो अब भी ये कह रहे हैं कि कोई और प्राइम मिनिस्टर होता, किसी और के मुल्क में इतना बड़ा वाक़या होता तो फिर ये क्या प्राइम मिनिस्टर साहब चीन के दौरे पे जाते या वो मनसूख कर देते। खैर ये अलग बहस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो नौशगी और पंजगोर में हुआ बलूचिस्तान में, और FC के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, ये मामूली हमला नहीं है, ये बहुत बड़ा हमला है। अच्छा, अब तक की जो इतलात हमें जो थ्रू प्रॉपर चैनल, जो ऑफिशियल चैनल, वो 12 हमारे लोग शहीद हो गए हैं, हमारे जवान, ठीक है ना। कोई 7 या 9 कह रहे हैं कि वहाँ से वो हलाक हुए हैं, दहशतगर्द भी, लेकिन बहुत सारी कुछ इतलात ख़तरनाक भी हैं। वो तो खैर जो दूसरी साइड है वो तो कोई 100 के लगभग क्लेम कर रही है, लेकिन कुछ और भी जो अनकन्फर्म्ड इतलात हैं वो भी बहुत ज़्यादा शहादतें हैं। ठीक, ये वाक़या बहुत बड़ा है। मैं इंतहाई मोहतात अंदाज में बता रहा हूँ, मुतअद्दिद लोगों से बात भी की है और वो भी इसी तरीके से उन्होंने, और कुछ यहाँ पे न बताना भी मैं समझता हूँ कौमी मफाद में होगा शायद, ठीक हो गया ना, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल कुछ भी हो उस तरीके से, क्योंकि मैंने कहा ना कि अनकन्फर्म्ड जो इतलात हैं तो उस हवाले से, लेकिन वाक़या बहुत बड़ा है, वाक़या ये छोटा नहीं है। अब ये बात ये है कि मैंने आपको कहा ना कि हम 1000 बार उनको सलाम करें, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। तो लेकिन बात ये है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये जो हमने 1-2 दर्जन से ज़्यादा एजेंसियां पाल रखी हैं और ये सारी एजेंसियां हमारे टैक्स के पैसों पर पाल रही हैं। मुझे याद है एक दफ़ा चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था, बताया था कि पूरे मुल्क में तकरीबन कोई 26 एजेंसियां काम कर रही हैं, 26, ठीक है, जो 26 खुफिया एजेंसियां हैं। तो अब आप खुद बताएं कि ये 26 खुफिया एजेंसियां क्या चने बेच रही थी? ये 26 खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं? क्या ये बहुत सारी इनमें से एजेंसियां सहाफ़ियों के, सियासियों के फ़ोन टेप कर रही हैं, सहाफ़ियों को अगवा कर रही हैं, क्या क्या कर रही हैं? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। इतनी बड़ी तादाद में अगर दहशतगर्द जमा हुए हैं और इतनी बड़ी कार्रवाई की है, और ऐसे ही राह चलते नहीं की, राह चलते तो और बात होती है ना। FC की गाड़ियाँ, पाक फ़ौज की गाड़ियाँ कई दफ़ा वो जनाब वो सुरंग से टकरा गई, बारूदी सुरंग से, किसी चीज़ से, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्द मुजतमे होके, जमा होके, और जनाब वो इतनी बड़ी तादाद में वो इतने मुनज़्ज़म अंदाज में आए और उन्होंने FC के हेडक्वार्टर पर पंजगोर में और इसमें नौशगी में और पंजगोर में यहाँ हेडक्वार्टर्स पर और दफातर पर हमले किए और इतनी बड़ी तादाद में हमें शहादतें मिली। तो फिर आपका क्या ख्याल है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? जब वो ये सारी तैयारी कर रहे थे तो हमारी एजेंसियाँ कहाँ थी? मतलब ये एक बहुत बड़ा ना, अब आप कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि नकवी साहब आप, ये तो FC का हेडक्वार्टर था, हमारे तो GHQ पे भी हमला हो गया था, गालिबन 2009 था ना, ठीक है ना, 2009 था गालिबन, अगर मैं भूल नहीं रहा तो वहाँ, तो फिर ये क्या होता है, क्या सूरत हाल होती है, ऐसा क्यों होता है? ये इतलात क्यों खुफिया रहती हैं? ये इतलात ये इतना ख़तरनाक डेवलपमेंट जो हो रही होती हैं, ये हमारी एजेंसियों की आंखों से क्यों ओझल रहती हैं? क्या वो अपना काम नहीं कर रही, कोई दूसरे काम में मसरूफ़ और मशगूल हैं, या वो इस काम के काबिल ही नहीं है और इतनी नालायक हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि दहशतगर्द जमा होके आ लगते हैं, कभी GHQ पे तो कभी फ़लाँ हेडक्वार्टर पे तो फ़लाँ हेडक्वार्टर पे, और पूरे मुल्क में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब उस अलर्ट का क्या मतलब, मैं आपको बताऊं ना कि भी इस हवाले से, जब इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास एजेंसियां भी हैं, हमारे पास सारा कुछ, मतलब हमने हमारे टैक्स के पैसों से, और इतनी बड़ी तादाद में हमें शहादतें मिलें और वो भी जनाब हेडक्वार्टर के अंदर, तो फिर ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। आज जनाब तब्दीली सरकार ने आखिरी खबर कि नवाज शरीफ साहब के हक़ में एक गवाही दी है, और वो गवाही अदालत में दी है, और वो गवाही लाहौर हाई कोर्ट में दी है, और लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में भी उसका जिक्र किया है, ठीक है। और जनाब वो फैसला है कि ये जो रावी किनारे शहर बसाया जा रहा था, हम तो ये सोच रहे थे ना कि भाई उस्मान बुज़दार साहब भी अपना प्लानिंग का अपना जंप लगा रहे हैं, और इमरान खान साहब भी, वज़ीर आज़म साहब भी बहुत खुश हैं, और वो कहते हैं देखो जी हमने, और कौम यूथ भी बड़ी छलांगे लगा रही हो, कहते हैं देखें जी नया शहर बसाया जा रहा है। क्या कप्तान का विजन है जनाब, और वो नया शहर बसाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर
उसको इजाज़त नहीं दी थी और उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। अब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको मशरूत इजाज़त दे दी है। खैर, अब वो अभी तक तो वो उस पर काम जारी है। इस पर ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में तब्दीली सरकार ने जाके अदालत को बताया है कि भाई असल में तो ये प्रोजेक्ट नवाज शरीफ का था। ठीक है। अब मैं हैरान हूं कि कभी ये निकल आता है कि जो सेहत कार्ड आप बांट रहे हैं वो भी नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट था और वो कहीं और से नहीं निकलता। वो खुद इमरान खान साहब ट्वीट करते हैं। उसके बाद ये पिछली वीडियो में मैं डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में गालिबन, ठीक हो गया ना। अब ये मैंने डिस्कस किया है। अब उसके अब ये साबित हो गया है कि जो रब, भाई मैं नहीं कह रहा, खुद उस्मान बुज़दार की अल मारूफ वसीम अकरम प्लस की हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया है कि ये जो रावी वाला प्रोजेक्ट था ये नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। ये 2013 में इस पर मीटिंग भी हुई थी और उसके बाद 2016 में इस पर काम शुरू हो गया था। और उस दौरान जो नवाज शरीफ साहब ने वहाँ रायविंड कैंप में अपना मीटिंग की, उसमें उन्होंने अपना विजन दिया कि इस तरह से हम चाहते हैं कि रावी किनारे एक शहर आबाद हो जाए। जिस तरह से लंदन में जो है ना वहाँ पे इस तरीके से दरियाओं को यूटिलाइज किया जाता है, वहाँ पे पुलें बने, वहाँ पे झीलें बने, ताकि हम दरिया को जो है ना एक तरह से वो नेचुरली उसको बाउंड भी कर लें और खूबसूरती भी हो और ये सारा कुछ। ये पूरा उसमें लिखा हुआ है और LDA ने उस वक्त ये मीटिंग भी की थी। तो मैं हैरान हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3.5 साल, पौने 4 साल में तब्दीली सरकार ने फिर अपना प्रोजेक्ट बनाया कौन सा है, अपने जहन की इख्तरा दी कौन से है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।